रिलायबिलिटी जब हम बात करते हैं तो बनती है रिलायबिलिटी यानी रिलायंस, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट। आप कहते हैं ना कि वो पर्सन बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, उससे अपनी बात मत बताना। मतलब जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है उसको अपनी बात मत बताना, मतलब वो क्या करेगा, बात को लीक कर देगा। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी टेस्ट में रिलायबिलिटी देखते हैं तो मतलब वो टेस्ट वही रिजल्ट प्रोड्यूस करे जो उससे एक्सपेक्टेड है, उसमें चेंजेस ना आए। रिलायबिलिटी रेफर्स टू हाउ कंसिस्टेंटली अ मेथड मेजर समथिंग। आप किसी पर्सन पर भरोसा कब करते हैं, जब आप उसको लगातार और कई बार उसके एक्शंस में देखते हैं कि उसने उस ट्रस्ट की कंसिस्टेंसी को बनाए रखा। आप किसी भी पर्सन को एक बार में ट्रस्ट नहीं करते हैं, जब वो कंसिस्टेंसी बनाए रखता है तब आप समझते हैं कि हाँ, इसने कभी भी मेरी किसी बात को लीक नहीं किया है, मेरी किसी भी सीक्रेट को कभी रिवील नहीं किया है, तो ये पर्सन क्या है, रिलायबल है। बिल्कुल उसी तरीके से साइकोलॉजी में रिलायबिलिटी जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में, हाउ कंसिस्टेंटली अ मेथड मेजर समथिंग, कितनी कंसिस्टेंसी से वो मेथड जो मेजर कर रहा है, तब हम उस टेस्ट को बोलते हैं कि वो रिलायबल है। इफ द सेम रिजल्ट कैन बी कंसिस्टेंटली अचीव्ड बाय यूजिंग द सेम मेथड अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस, तब हम इस मेजरमेंट को रिलायबल कहते हैं। मतलब हमने अगर कोई टेस्ट अप्लाई किया और उस टेस्ट को अप्लाई करने के बाद हमने सेम मेथड अप्लाई किया और सेम सर्कमस्टांसेस रखे, बदला कुछ भी नहीं। जैसे हमने एक स्टूडेंट के ऊपर कोई भी एक टेस्ट अप्लाई किया, ऑलराइट, और हमने अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में जब फिर से वही चीज करी तो हमें सेम स्कोर्स मिले, स्कोर्स में चेंजेस ना आए, तब हम कहते हैं कि वो जो टेस्ट है वो रिलायबल है। अब एक बात देखिए, जब हम किसी भी चीज का टेम्परेचर, किसी लिक्विड का टेम्परेचर हम चेक करते हैं, अपना आप बॉडी का फीवर चेक करते हैं, फीवर तो फिर भी फ्लक्चुएट हो सकता है डिफरेंट सिनेरियोज में, लेकिन अगर हम एक सेम टेम्परेचर लिक्विड का चेक कर रहे हैं, सैंपल लेकर, लिक्विड सैंपल लेकर सेवरल टाइम्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बॉडी के फीवर को हटा दिया, क्योंकि वो तो वेरी कर जाएगा और हमारे रिलायबिलिटी है थर्मामीटर की हम डाउट करने लगेंगे। लेकिन जो थर्मामीटर होगा वो बार बार सेम टेम्परेचर देगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो थर्मामीटर है वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, तो दैट मीन्स थर्मामीटर रिलायबल है। वो उस लिक्विड को उसी टेम्परेचर पर वही टेम्परेचर बता रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। तो रिलायबल जो है, रिजल्ट भी रिलायबल है, थर्मामीटर भी रिलायबल है, और ये कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाएगी, रिलायबिलिटी। ओके, इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप जरूर कीजिएगा यहाँ पे रिलायबिलिटी के बारे में। अब रिलायबिलिटी से ही एक टर्म जुड़ी है जिसे हम कहते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। जब हमें किसी टेस्ट के अंदर की रिलायबिलिटी निकालनी होती है, ये तो हमने एक्सटर्नल देखी, हमें उस टेस्ट के अंदर भी रिलायबिलिटी देख सकते हैं। तो क्या करते हैं, अ टेस्ट फॉर अ सिंगल नॉलेज एरिया इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। एक टेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एंड देन बोथ पार्ट्स गिवन टू वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम। द स्कोर्स फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द टेस्ट आर कोरिलेटेड। हमने जो इसके दो पार्ट किए हैं उनको अलग अलग सिचुएशंस में दो ग्रुप को देते हैं। ओके, और जब इनके बीच में हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, कोरिलेशन आप पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में, तब अगर हाई कोरिलेशन आता है इसका मतलब टेस्ट रिलायबल होगा। और इस तरीके से जो हम टेस्ट के दो पार्ट करके, और जब दोनों टेस्ट मतलब दो ही टुकड़े हो गए तो दो टेस्ट हो गए, दो टेस्ट को जब हम स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और उनके बीच में स्कोर्स देखते हैं, जब हाई कोरिलेशन आता है तो इसका मतलब इसकी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी भी इसके अंदर है। हाफ मतलब टेस्ट को हाफ करके हम करते हैं, ठीक है। स्प्लिट हाफ टेस्टिंग इज अ मेजर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। अंदर से ये कितना कंसिस्टेंट है कि अगर हमने मान लीजिए 1 से लेके 50 क्वेश्चंस हैं, तो हमने 1 से 25 और 26 से 50 को स्प्लिट करा, या हमने क्या करा, एक बार हमने ऐसे करा और दूसरी बार हमने क्या करा, केवल ऑड नंबर्स ले लिए 1 से 50 तक के, तो कहाँ तक हो जाएगा 49, और यहाँ पे हो जाएगा 2 से लेके 50 तक ओनली इवन नंबर्स। तो जब हमने अलग अलग सिनेरियो में भी करा तो इसकी रिलायबिलिटी बदली नहीं क्वेश्चन की, ठीक है ना। दो बार जब हमने इस तरीके से करा कि एक बार हमने हाफ हाफ करके टेस्ट स्कोर करा तो स्कोर जो आया, तो इनकी जो भी कोरिलेशन आया मान लेते हैं आया +0.9, और जब हमने इस तरीके से करा तो भी +0.9 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको स्प्लिट करने पर भी इसकी रिलायबिलिटी बदली नहीं, तो मतलब जो टेस्ट के दो टुकड़े किए गए वहां पर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और ये हमने पढ़ ही लिया कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या होती है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैलिडिटी। जरा हेडिंग नीचे आ गई है नेक्स्ट वाले की। तो अब हम बात करेंगे वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी का मतलब होता है, जैसे आपके फोन के डेटा की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से वैलिडिटी होती है कि हाउ एक्यूरेटली अ मेथड मेजर्स व्हाट इज इट इज इंटेंडेड टू मेजर।
जो मेजर करने को दिया है क्या ये वही मेजर कर रहा है? मैं इंटेलिजेंस का टेस्ट अप्लाई करने लगी हूँ किसी पर और कोशिश कर रही हूँ कि मुझे पर्सनालिटी के स्कोर्स मिल जाएं, मुझे पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाए, तो पहली बात जो टेस्ट है उसमें कमी है, राइट? यहाँ पे कमी टेस्ट में है, मतलब वो वैलिड नहीं है। अगर मैं ऐसा कर पा रही हूँ कि टेस्ट को अप्लाई करके दूसरे एस्पेक्ट पे भी वर्क कर रही हूँ जो कि उसकी इंटेंशन नहीं है, तो इसका मतलब टेस्ट में जो है इशू है, टेस्ट में वैलिडिटी का इशू आ रहा है, राइट? जब वैलिडिटी खत्म हो जाती है हमारे की सिम की, तो हम क्या करते हैं, तो हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो हमारा टेस्ट वैलिड था जिस चीज के मेजरमेंट के लिए, हाउ एक्यूरेटली अ मेथड मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए हमारा टेस्ट बना था, क्या ये वही मेजर कर रहा है या और भी चार चीजें साथ में मेजर करने लगा, तो हमारा टेस्ट गलत हो गया। टेस्ट की जो डायरेक्शन है ना वो ऐसे सीधे चलनी चाहिए, ये नहीं कि वो लेफ्ट राइट में आने वालों को भी अपने साथ लेके चल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब वैलिडिटी में इशू है। तो वैलिडिटी का मतलब सिंपली क्या मतलब होता है, इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट दैट करस्पॉन्ड टू रियल प्रॉपर्टीज, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जिस चीज के लिए टेस्ट बना है, जो उसका एम है मेजर करने का, वही चीज मेजर हो रही है, तब वो टेस्ट हम कहते हैं कि वैलिड है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरिएशन जो भी चीज है, कुछ भी हो सकता है, हमारा टेस्ट किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हो सकता है, पर वैलिड तभी होता है। अब हाई रिलायबिलिटी इज वन इंडिकेटर दैट अ मेजरमेंट इज वैलिड। सिंपल सी बात है, अगर टेस्ट रिलायबल है तो मतलब वो वैलिड भी होगा। इफ अ मेथड इज नॉट रिलायबल इट प्रोबेबली इज नॉट वैलिड। दोनों का बड़ा ही डीप रिलेशनशिप है। अगर टेस्ट रिलायबल है तो मतलब वो बार बार वही स्कोर प्रोड्यूस करेगा। लॉजिक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जब टेस्ट बार बार वही स्कोर प्रोड्यूस करेगा तो मतलब रिलायबिलिटी है, तो मतलब वो एक ही चीज पर तो बार बार वर्क कर रहा है, तभी तो स्कोर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब वो टेस्ट ऑटोमेटिकली वैलिड है। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का बड़ा ही सिंपल रिलेशनशिप होता है। अब जैसे हमने अभी थर्मामीटर का एग्जांपल लिया था, अगर डिफरेंट टेम्परेचर दिखाने लगे तो क्या होगा, तो उसकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी और इसी के साथ साथ उसकी वैलिडिटी पर भी सवाल उठ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। अगेन नीचे चला गया है, आपको नोट्स में सही से मिलेगा, ये आगे पीछे थोड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, केवल हेडिंग नीचे चली गई है। ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ पहले भी, ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी में भी बताया है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करूं, आप भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमारी एज, हमारा जेंडर, हमारा इंटेलिजेंस का कुछ भी इम्पैक्ट उस पर ना आए। ठीक है, जैसे हमने स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ले लिया, मैं मान लेती हूँ खुद को हम टोटली आउट ऑफ दैट एरिया, मैं मान लेती हूँ कि आप भी उसके बिल्कुल बाहर हैं, पर हम दोनों ने किसी एक क्वेश्चन को टिक किया, तो आंसर को जब हमने टिक किया तो सिंपल सी बात है कि आंसर उसका एक ही होगा, चाहे हम हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, साइकोलॉजी के हों, मैथ साइंस किसी भी सब्जेक्ट के हों, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बदल पाएंगे, अपना लॉजिक नहीं दे पाएंगे कि नहीं ऐसा भी हो सकता है। तो टेस्ट वैलिड तब होता है, टेस्ट ऑब्जेक्टिव तब होता है जब उसका आंसर बदले ना, आंसर चेंज ना हो, एग्जैक्ट टू द पॉइंट वही बना रहे। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी इवेंट पर स्टडी करते हैं तो उन दोनों को सेम कंक्लूजन पे जब वो पहुंचते हैं, तब हम कहते हैं कि जो टेस्ट है वो टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी है, यानी कि वो पर्सन के, यानी टेस्ट एडमिनिस्टर करने वाले पर्सन की पर्सनल ट्रेट से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी एमसीक्यू हम ले लेते हैं, मान लीजिए जो भी हमने एमसीक्यू लिया है उसका ए बी सी डी ऑप्शन है। अब आपने कहा कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि एग्जैक्टली है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, डी भी तो हो सकता है क्योंकि हमने साइंस में ऐसा पढ़ा है और इसका ऐसा लॉजिक है, इसका मतलब वो टेस्ट में प्रॉब्लम है। अगर मैं अपने लॉजिक देके इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ तो सिंपल सी बात है कि प्रॉब्लम क्वेश्चन में है, प्रॉब्लम उस टेस्ट में है जिसके आंसर को कोई दूसरा पर्सन भी आके कह गया। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात मैं यहाँ से आपको रिलेट कराती हूँ। आप लोग कई बार ऐसा होता है, आपको मिलता है बेनिफिट ऑफ डाउट, आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिससे बाद में इशू रेज हो जाता है कि नहीं ये तो गलत, ये तो इसके, ये तो दो आंसर सही थे, तो फिर क्या होता है, ऐसे में सारे बच्चों को उसका 1 मार्क मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है कि भाई एक आंसर होना चाहिए था, आपने ऐसे दे दिए कि अब बच्चा बी लगाया है तो भी करेक्ट, डी लगाया तो भी करेक्ट, तो ऐसे में क्या होगा, उस क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिविटी पर डाउट उठ जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा ये रियल सिनेरियो है, आपने देखा ही होगा, कभी ना कभी तो इतनी पढ़ाई करके आए हैं, कभी ना कभी आपको भी बेनिफिट और डाउट मिला होगा जब टीचर से गलती से क्वेश्चन गलत बन जाता था। ठीक है ना, तो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी जिसके बारे में हमने बात करी। नॉर्म का क्या मतलब होता है? नॉर्म का मतलब होता है नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स। भाई कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं हर काम को करने के, उसी तरीके से स्टैंडर्ड और वैल्यू और क्राइटेरिया बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ अ
को मैं क्लीन कर दूं थोड़ा, इसकी वजह से हमारा नॉर्म पूरा छुप गया है। आते हैं वापस कि स्टैंडर्ड और वैल्यू और क्राइटेरिया बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल यूज्ड इन इंटरप्रेटिंग स्कोर्स ऑन साइकोलॉजिकल टेस्ट। जैसे अभी मैंने एमसीक्यू की बात की, अगर ये क्वेश्चन पेपर उठाकर हम फॉर एग्जांपल इंग्लिश टीचर को दे दें साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जिसमें सिर्फ एमसीक्यू है, अगर उनके पास का एक आंसर की होगी तो वो बड़ी आसानी से उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ नॉर्म्स हैं, अंडर सर्टेन नॉर्म्स उन्हें उसका इवैल्यूएशन करना है। तो इस तरीके से नॉर्म्स होते हैं जो कि एक अप्रूव्ड बिहेवियर को या स्टैंडर्ड जिसको बोल सकते हैं, नॉर्म्स मतलब स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें चलना होता है। तो क्या हमारा जो टेस्ट है उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है? जिसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि जैसे हमने रीजनल किसी बहुत छोटे हम कस्बे में या किसी टाउन में हम चले गए और हमने वहां पर अपना टेस्ट अप्लाई किया विदाउट थिंकिंग ट्वाइस कि हमने जो लैंग्वेज अपने टेस्ट में यूज की है क्या वो लोग वहां के लैंग्वेज को कवर कर पाएंगे, तो हमारा टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके जो नॉर्म्स है उसके साथ खिलवाड़ हो गया है। मतलब लोग केवल वहां अपनी क्षेत्रीय भाषा में या लोकल लैंग्वेज में आंसर कर सकते हैं, बट हमने उस टेस्ट को इंग्लिश में बना दिया है। तो ऐसे में नॉर्म्स ही यूज नहीं हो रहे हैं, मतलब नॉर्म्स पर वो खरा नहीं उतर रहा है हमारा टेस्ट। ठीक है, तो एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट होते हैं जिनको ध्यान देते हुए हमें अपना टेस्ट और उसका आगे का काम करना होता है। ऑलराइट, तो ये हो गए नॉर्म्स। क्विकली रिकॉल करते हैं, अभी हमने बात की थी और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वैलिडिटी का मतलब होता है हाउ एक्यूरेटली, जब स्कोर्स में चेंजेस नहीं आता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है हाउ एग्जैक्टली, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बार बार भी हम उस क्वेश्चन को करें आंसर वही रहे, कभी बदले ना। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है वो चीज जो चेंज ना हो टाइम के साथ में, उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे। ठीक है,